Good afternoon, good morning, good evening, as the case may be when you are watching this video. आज हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की. सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, एज द नेम सजेस्ट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो सस्टेन करेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एक ऐसा एनवायरनमेंट जो आपकी धरती को बनाए रखेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एक बड़ी अच्छी कोटेशन के साथ ये चैप्टर स्टार्ट होता है हमारी एनसीईआरटी में. The environment left to itself can continue to support life for millions of years. The single most unstable or potentially destructive element in the scheme is the human species. Human beings, with its modern technology, have the capacity to bring about, intentionally or unintentionally, far reaching and irreversible changes in the environment. Words पे focus कीजिएगा. far reaching, जिनका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, और दे आर इरिवर्सिबल. एक बार आपने एयर पोल्यूट कर दी, वाटर पोल्यूट कर दिया, वापस ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. और आप ये सब कुछ इधर इंटेंशनली कर रहे हो और अनइंटेंशनली कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो. कभी किसी ने नहीं सोचा था पानी बिकने लगेगा, लेकिन बिकने लगा. आने वाले टाइम में शायद ऑक्सीजन भी बिकने लगे, जैसे हालात हम लोगों ने कर रखे हैं. कभी नहीं सोचा था पोल्यूशन ब्रेक जैसे भी स्कूल में ब्रेक हुआ करेंगे, लेकिन पिछले साल दिल्ली के स्कूल्स में पोल्यूशन ब्रेक हुआ. तो ऐसी चीज़ें हमारे देखने में आ रही हैं. तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर कर पाऊँ. इन्वायरमेंट, हम पहले देखते हैं इन्वायरमेंट होता क्या. इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटालिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज. इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर. देखो, बायोटिक का अबायोटिक पे इम्पैक्ट है, अबायोटिक का बायोटिक पे इम्पैक्ट है. हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं तो हम जी रहे हैं, तो पेड़ भी हम पे डिपेंडेंट है. हम CO2 दे रहे हैं तो वो जी रहे हैं. तो सब एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरकनेक्टेड है. हिंदू माइथोलॉजी से बहुत खूबसूरती से कहती है. हिंदू माइथोलॉजी तो इनफैक्ट किसी को अबायोटिक ही नहीं मानती, वो तो गंगा मैया और इस सेंस में बिलीव करती है. तो हिंदू माइथोलॉजी हैज अ डिफरेंट वर्जन. While all living elements, the birds, animals, plants, forest, fisheries, इनको हम कह रहे हैं बायोटिक लिविंग. ह्यूमन बींग का कहीं अलग नाम नहीं आया. ह्यूमन बींग इज ऑल्सो एन एनिमल, समटाइम्स वर्स देन द एनिमल्स. जब हम ऐसे क्राइम सुनते हैं जो एनिमल्स भी नहीं करते. रॉक्स एंड सनलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक. अब देखो, एनसीईआरटी में सिर्फ 2 लाइंस गिवन है और मुझे 4 मार्कर आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक. तो कॉमन सेंस लगाओ, बेसिस का कॉलम बनाओ, यहाँ लिखो बायोटिक, यहाँ लिखो अबायोटिक. मीनिंग का कॉलम बनाओ, एग्जाम्पल का बनाओ. 2 ईच, यू विल गेट 4 मार्क्स. ओके, तो क्वेश्चन को एक्सटेंड करना और मिनिमाइज करना आपको आना चाहिए. देन कम्स व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट. फर्स्ट फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज कि आपको रिसोर्सेज देता है. धरती पे एक भी मैन मेड रिसोर्स नहीं है. ये बहुत ही गलत टॉपिक है, मैन मेड एंड नेचुरल रिसोर्सेज. मैन सिर्फ नेचुरल के साथ छेड़खानी करके उसकी फॉर्म बदलता है. अपने आप से मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. राइट. सेकेंड, इट एसिमिलेट्स वेस्ट. नेचर वेस्ट को एसिमिलेट करता है. इतनी डेड बॉडीज, इतना ह्यूमन वेस्ट, इतना एनिमल वेस्ट, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल को ये एसिमिलेट भी नहीं कर पाता. और ह्यूमन बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी क्रिएट कर रहा है. राइट. रिसोर्सेज को दे आर सेइंग रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. अब आप इसको भी थोड़ा डीपली सोचो तो हर रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल, हर रिसोर्स रिन्यूएबल है. इवन आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में तो रिन्यू होते हैं ना. लेकिन जब टाइम पीरियड इतना लंबा हो तो हम नाम दे देते हैं नॉन रिन्यूएबल. बाकी रिन्यू तो हर चीज हो रही है. और जो बहुत इजीली रिन्यू हो रहा है, एनुअली हो रहा है, उसको हम कह देते हैं रिन्यूएबल. लेकिन रिन्यूएबल को भी आप इतनी स्पीड से यूज कर रहे हो कि वो इतनी जल्दी रिन्यू नहीं होगा. फॉरेस्ट रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन जिस स्पीड से आप काट रहे हो ना, उस स्पीड से कोई पेड़ उगेगा नहीं. तो आगे चल के अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपसे बात करूंगी कैरिंग कैपेसिटी की. कैरिंग कैपेसिटी माना उतने ही यूज करो रीजनरेट जिस रेट पे हो रहा है. ठीक है, तो अभी हम इसकी बात करेंगे. इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी. ये आपको लाइफ प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड
बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो, एक ही तरह के जीव जंतु हो, तो लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। इट ऑल्सो, आपने फूड साइकिल पढ़ी होगी, उससे कोरिलेट करिएगा इसे कि फूड साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। आप कभी घूमने गए होंगे समर ब्रेक में, कहीं ना कहीं विंटर ब्रेक में, तो आप देखेंगे नेचर अपने आप में आपको बड़ी सुकूनियत देता है। नो, अपने आप यू फील वेरी कंफर्टेबल व्हेन यू आर इन द लैप ऑफ नेचर। द एनवायरनमेंट इज एबल टू परफॉर्म दिस फंक्शंस विदाउट एनी इंटरप्शन। कब तक? जब तक डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा। तो जब तक कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है, इसी कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रही थी। कैरिंग कैपेसिटी माना कि द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स। यानी अगर कोई चीज पूरे साल में से 10 यूनिट्स बनती है, तो उसकी कंजम्पशन अगर आप 8 यूनिट्स रखेंगे, तो आप विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन आप 18 यूनिट्स कंज्यूम कर लोगे, तो उसका स्टॉक खत्म होता जाएगा। एंड इन दिस सेंस आप रिन्यूएबल को भी इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, चाहे वो फॉरेस्ट हैं, चाहे ड्रिंकिंग वाटर है, चाहे आपकी रॉक्स हैं, चाहे आपके मिनरल्स हैं। नो, मिनरल्स और रॉक्स तो नॉन रिन्यूएबल है और बहुत लंबा टाइम है उनके रीजनरेशन में, बट फॉरेस्ट है, राइट। तो उनको भी हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि रेट ऑफ कंजम्पशन ज्यादा है, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ज्यादा है, रीजनरेशन कम है। तो उससे क्या हुआ कि आप जो रिएक्ट कर रहे हैं, आप जो सर्वाइव कर रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड कर रहे हैं। ऐसे समझिए कि अर्थ पे 200 करोड़ लोग पीसफुली रह सकते हैं, लेकिन आपकी पॉपुलेशन हो गई है 720 करोड़, तो क्या होगा? तो द मोमेंट यू गो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। So carrying capacity implies that the resource extraction is not above the rate of regeneration of the resource, and the waste generated are within the assimilating capacity of the environment. अगर आप genuinely ये वीडियो देख रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, तो नोटबुक लेके बैठिए और साथ साथ नोट्स लेते जाइए। डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी, यू कैन राइट हियर। Then when this is not so, the environment fails to perform its third function. अगर आप कैरिंग कैपेसिटी के विदिन नहीं रहेंगे, तो थर्ड फंक्शन, दैट इज सस्टेन्स लाइफ, वो ये नहीं कर पाएगा। ये एक सिचुएशन है जो आज सारा वर्ल्ड फेस कर रहा है, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट इज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन को बर्दाश्त करने की एक ताकत होती है एनवायरनमेंट की, वो उसको खुद ही ठीक कर देता है उतने को तो। लेकिन जब उसकी लिमिट के बियॉन्ड हो जाता है, आप पानी में कुछ गंदगी डालिए, पानी खुद ही उसको सेटल डाउन कर लेता है। लेकिन एक लिमिट के बाद जब डालते हैं, तो नदियां गंदी होने लगती हैं। So result, we are today at the threshold of environmental crisis. The past development has polluted and dried up rivers, other aquifers, making water an economic good. तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आया है, why has water become an economic good? Because drinking water की डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम। जब शुरू शुरू में पानी की बॉटल्स आई थी, हम किसी को बोलते थे ना पानी बिकता है शहरों में, अगर गाँव में आप जाओ तो लोग हंसते थे, पानी कौन खरीदता है। नो, जब हम लोग आपकी एज में थे, हमें कोई कहे वाटर बॉटल खरीदो, तो हम सोचते थे यार इससे तो दूध लेके पी लेते हैं। पॉवर्टी भी उस जमाने में बहुत होती थी, तो पानी और खरीद के पीना, इट यूज्ड टू साउंड एब्सर्ड, इलॉजिकल, बट नाउ इट इज वेरी कॉमन। वाटर हैज बिकम एन इकोनॉमिक गुड। एयर पोल्यूशन से अस्थमा हो रहा है, वाटर पोल्यूशन से कॉलरा हो रहा है, यहाँ से हियरिंग एड्स क्रिएट हो रही हैं, नो, सो मेनी प्रॉब्लम्स, कैंसर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम। देन वी कम टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज। तो जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तब से ग्रीन हाउस गैसेज माना जो कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट बढ़ता गया, उससे पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और पूरे ग्लोब का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो पूरा जो आपका ओशियन वाटर है, पूरी धरती आपकी जलमयी हो जाएगी, which is called pralay. That kind of a situation you will face. We shall be facing tsunami throughout. So this is the problem. Much of the recent observed and projected global warming is human induced. It is caused by man-made increases in carbon dioxide and other greenhouse gases through the burning of fossil fuels and deforestation. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं।
right? So there are vital resources, we are not utilizing them properly, and as a result environment की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है. तो एज ए रिजल्ट अगर हमसे कोई पूछे सबसे बड़े इन्वायरमेंटल इश्यूज ग्लोबल लेवल पे क्या है, तो दे आर ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन. ग्लोबल लेवल पे ये सबसे बड़े इश्यूज हैं. एक आपका पीछे क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नो, व्हाई आर नेगेटिव व्हाई आर नेगेटिव opportunity cost of environment high. आप इन्वायरमेंट को जितना पोल्यूट कर रहे हो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पहले तो यू आर कंपेल्ड कि आपको नई नई टेक्नोलॉजी पे खर्चा करना पड़ रहा है, इको फ्रेंडली टेक्निक निकालो. दूसरा हेल्थ कॉस्ट, आपकी ह्यूमन कैपिटल खराब हो रही है, कैंसर हो रहा है, एस्थमा हो रहा है, तो दिस इज द सेकेंड रीजन. थर्ड, वाटर बॉर्न डिजीजेज हो रही हैं, तो ओवरऑल हेल्थ को अगर हम एक ही ले लें, अदरवाइज आप इसको थोड़ा दो पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो. वाटर बॉर्न डिजीजेज अलग कर दी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ अलग कर दिया. फिर पूरा वर्ल्ड में जो है ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट्स को ज़्यादा फाइनेंशियल कमिटमेंट्स करनी पड़ रही हैं टू इंश्योर कि ये सब कंट्रोल में आएगा. आप सोच के देखो अपनी अपनी ज़िंदगी कैसी कर ली है. हमारी ज़िंदगी ऐसी है जहाँ पर हमारे घर में एसी है लेकिन क्लीन ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पे हम चारों तरफ टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, लेकिन एक एंजॉयमेंट होता है ना कि हाँ भाई हम कभी किसी गार्डन में घूमने जाते हैं, हमें फूलों की खुशबू का पता हो. दिल्ली के बच्चे को अगर मैं कहूँ भी कि थोड़ा नेचर से कनेक्ट हो, तो नेचर उसे मिलेगा कहाँ? चारों दिशाओं में बड़ी बड़ी आकाशछूती बिल्डिंग्स तो उसे दिख जाएंगी, फ्लाईओवर्स दिख जाएंगे, उसे हाईटेक मेट्रो स्टेशन दिख जाएंगे, उसे वर्ल्ड क्लास एम्बियंस मॉल जैसे मॉल्स दिख जाएंगे. लेकिन उसे अगर मैं कहूँ नेचर में डूबो, थोड़ा पेड़ों से दोस्ती करो, थोड़ी पक्षियों की चहचहाट सुनो, कहाँ सुनाई देती है? दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स. The biggest question that arises, are environmental problems new to this century? If so, why? So answer is yes. Environmental problems are new to this century. 18th सेंचुरी में आपने मुगल एम्पायर पढ़ा, क्या वहाँ पोल्यूशन एक प्रॉब्लम था? जो हिस्ट्री हम कहते हैं, हिस्ट्री किसी काम की चीज़ नहीं है. हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे पता कैसे लगेगा कहाँ से शुरू की जाएंगे? तो हिस्ट्री पढ़ो. किसी भी एम्पायर में किसी भी टाइम पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि डिमांड कम थी रिसोर्सेज की, सप्लाई ज़्यादा थी. In the early days when civilization just began, or before this phenomenal increase in population, and before countries took to industrialization, the demand for environmental resources and services was much less than their supply. डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी. तो इसका मतलब हम एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर अंदर ही वेस्ट क्रिएट कर रहे थे, और हमारी पॉपुलेशन भी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर अंदर थी. तो प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? जहाँ पे भी लगे वीडियो पॉज करके साथ साथ नोट्स लेने हैं, नोट्स लेते हुए चलेंगे. एंड द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन वाज लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन. पेड़ उगते ज्यादा थे, कटते कम थे. अब कटते ज्यादा है, उगते कम है. तो उस समय पे एनवायरमेंट प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई. बट विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर देंगे हम. बट विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप खुद फील करो, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म कितने पेयर्स रखते थे आप? 2 पेयर. और आप कैजुअल वियर कितने रखते हो? गिनती नहीं है, अलमारी भरी हुई है, ये मेरे दिन के, ये मेरे रात के, ये मेरे पार्टी के, ये मेरे घर के. सो व्हाट इज दिस? हमारी ग्रोइंग नीड्स, हमारे एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स. The result was that demand for resources for both production and consumption went beyond the rate of regeneration of the resources. The pressure on the absorptive capacity of the environment increased tremendously. This trend continues even today. So, thus, what happened was a reversal of supply demand relationship. सप्लाई डिमांड रिवर्सल का मीनिंग क्या हुआ? कि पहले डिमांड ज्यादा थी, डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, तो नो इन्वायरमेंट, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना? स्कार्सिटी नहीं थी. अभी क्या है? अभी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. सो वी आर फेसिंग एनवायरमेंटल क्राइसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, every country needs to control population.
खास करके कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना एंड लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि धरती पे अभी और ज्यादा पॉपुलेशन बियर करने की कैपेसिटी नहीं बची. So it is due to very beautiful term, very economic term, supply demand reversal. So they may ask you, what do you mean by demand supply reversal? Now situation has reversed. First demand was more, now first supply was more, now demand is more. Like दामोदर वैली, इवन रिसेंट एग्जाम्पल आप देखिए, द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो पूरे द्वारका के जो सिटीजन्स हैं, दे आर फाइटिंग कि भाई पेड़ मत काटो, क्या ग्रीनरी बचेगी. जितने एरिया में अभी तक फ्लाईओवर पहुंचा है, सारे पेड़ काट के जंगल कर दिया उसे. फिर कंक्रीट ही कंक्रीट दिखाई देगा. एक आप फ्रेश एयर के लिए यू विल बी स्ट्रगलिंग. ऐसी दामोदर वैली पे जब बात हुई थी, तो इतने सारे आपने वहां पे इकोलॉजिकल डिजास्टर क्रिएट किया. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ. So if I look at hence the environmental issues of waste generation and pollution have become critical today. So state of India's environment, this is statistics, this is data which you need to know. So I will be taking up only this topic today. India has in this video, in next video I will be sharing rest of the chapter left. Okay. So India has abundant natural resources. There is a very beautiful term, we say India is a rich country where poor people live. So nature has done a lot of justice with us. We have abundant natural resources, and that will be clear from here. First, rich quality of soil, hundreds of rivers and tributaries, lush green forests, plenty of mineral deposits. So all this can be made one point. The black soil of Deccan Plateau is particularly suitable for cultivation of cotton, leading to concentration of textile industries in the region. Then Indo-Gangetic Plain, where Bihar, UP, all these places come. Indo-Gangetic Plain spread from Arabian Sea to Bay of Bengal are one of the most fertile, but we are using it in a futile way. Our UP people are not getting employment. They have abundant resources. Bihar is full of resources. Odisha, Jharkhand, these are full of resources, minerals, fertile land, and still these are some of the poorest states of India. So that means we are lacking in utilization, not in the resources, right? Then large deposits of iron ore, coal, and natural gas are found in India. India accounts for nearly 8% of world's total iron ore reserves. Bauxite, copper, chromate, diamonds, gold, lead, lignite, magazine, zinc, uranium, etc. are also available in different parts of the country. So the question may be, give an account of natural resources of India, right? So in however, the developmental activities, the way you are handling it, it has created a pressure on its finite natural resources. Beside creating impacts on human health and well-being, the threat to India's environmental process dichotomy. Now, this understand this dichotomy. This is a debate. This is a blame game. रिच पुअर को ब्लेम करते हैं कि भाई सारा पोल्यूशन तुम्हारे कारण है, तुम बच्चे इतने पैदा करते हो, तुम जो है लकड़ी जलाते हो, तुम काउ डंग केक्स को यूज करते हो एज अ फ्यूल, तो सारे पोल्यूशन की वजह तुम हो. और पुअर रिच पे उंगली करते हैं. तुम एक घर में रहते हुए चार चार एसी चलाते हो, घर में आदमी चार होते हैं, गाड़ी पांच होती है, तुम्हारे हर बंदे के पास मोबाइल है, तुम इतने फ्रिज एसी चलाते हो, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू. So this is called a dichotomy. Dichotomy means overuse and misuse. Poor misuse the resources and rich overuse the resources. और दोनों ही गलत है. दोनों अपने अपने तरीके से इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. ठीक है ना. थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंट एंड डिग्रेडेशन एट द सेम टाइम थ्रेट ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंस एंड रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो पुअर लोग पॉवर्टी इंड्यूस कर रहे हैं, रिच लोग एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स के थ्रू कर रहे हैं. Right, this is called dichotomy. This can be a question, what is the dichotomy, how will you solve it? So both are equally responsible. It is just a blame game they are playing. They are trying to put ball in other person's court,
but that will not solve the solution. That will not solve the problem. Air pollution, water contamination, soil erosion, deforestation, and wildlife extinction are most. This can be an extra question. Mention most pressing environmental concerns of India. So they are air pollution, water contamination, soil erosion, and deforestation, wildlife extinction. Priority issues. This can be still another question for land degradation for India are land degradation, biodiversity loss, air pollution, with special reference to vehicular pollution, जिसके लिए दिल्ली में अभी recently odd even formula लगाया गया था. Management of fresh water, solid waste management. So land in India suffers from varying degrees and types of degradation, stemming mainly from unstable use and inappropriate management practices. So some of the factors responsible for land degradation are vegetation खत्म होता जा रहा है, unsustainable fuel wood and fodder extraction. आप इतना ज़्यादा लकड़ी यूज़ कर रहे हो, fodder कहा जाता है जो चारा होता है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो. Shifting cultivation की जंगल जलाया उसे खेत बनाया फिर दूसरी जगह. Encroachment, forest land को आप encroach कर रहे हो, कब्जेबाजी हो रही है वहाँ. Forest fires and overgrazing, non-adoption of adequate soil conservation measures, improper crop rotation, indiscriminate use of agrochemicals, improper planning and management, extraction of groundwater. जैसे गुड़गांव में तो इतना मतलब वाटर टेबल इतना डाउन जा रहा है कि लोगों को अपने जो मोटर जहाँ पे लगती है जो पानी एक्सट्रैक्ट करती है उसको दोबारा दोबारा डिग करवाना पड़ता है एवरी 2-3 years. इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब है गुड़गांव की, वाटर टेबल इतना ज़्यादा डाउन जा रहा है. The per capita forest land in the country is only 0.06 hectare, जबकि बेसिक नीड कितनी है 0.47. यानी हर बंदे के अकॉर्डिंग पर पर्सन इतना लैंड फॉरेस्ट के लिए होना चाहिए. है कितना 0.06, और वो भी आप ये मत मानो कि ये इक्वली है. दिल्ली में ये और कम होगा, जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा होगा, तो इट इज़ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, दिस कैन बी एन MCQ. Estimate of soil erosion show that हर साल 5.3 बिलियन टन्स जो सॉइल आपकी वो इरोड हो जाती है, राइट. इंडिया सपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. 17% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया में रहती है और 20% लाइफ स्टॉक, और आपके पास एरिया कितना है 2.5. तो ऑब्वियस है प्रेशर कितना होगा, कैरिंग कैपेसिटी पे कितना इम्पैक्ट आएगा. इतनी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लाइफ स्टॉक कंट्री. As a result, 0.8 million tons of oxygen, nitrogen, 1.8 million tons of phosphorus, and 26.3 million tons of potassium हम हर साल लूज कर देते हैं. Quality of nutrient loss due to erosion ranges from 5.8 to 8.4 million tons. तो इन्वायरमेंट इस लेवल तक अगर डिग्रेड होता रहेगा, आप एक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, उसके ऊपर हमने 10,000 का चलान किया, क्यों? वो बहुत ज़्यादा ब्लैक सूट हो रहा था उसकी गाड़ी में से. डू यू थिंक वाई डू यू थिंक ही वॉज पैनलाइज्ड फॉर पोल्यूटिंग एनवायरमेंट? वॉज इट जस्टिफाइड? एब्सोल्युटली जस्टिफाइड. इतने लोगों को कैंसर फैला रहे हैं, इतने लोगों को एस्थमा फैला रहे हैं ऐसे लोग जो अपने व्हीकल की मेंटेनेंस नहीं कराते. व्हाई डू दे ड्राइव अ व्हीकल इफ दे कैन नॉट अफोर्ड टू, राइट? So I will be talking further in next video. Thank you so much. Please watch it carefully and pause it wheresoever there were notes, and make your notes as well. Thank you so much.